दोबारा करने की जरूरत हमें ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा मियोसिस से। कल हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि पेरेंट सेल डिवाइड करता है और कितने डॉटर सेल्स बनाता है। इट विल फॉर्म 2 डॉटर सेल्स जिनका क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम होता है जैसा कि पेरेंट सेल में है। लेकिन मियोसिस में जरा सा डिफरेंस है। मियोसिस के अंदर whenever parent cell divides it will always form 4 daughter cells। हमेशा कितने डॉटर सेल्स बनेंगे? 4। ये डिफरेंस है इसका पहला माइटोसिस से कि डॉटर सेल्स आर ऑलवेज 4 इन नंबर। सेकेंड मेजर डिफरेंस क्या है कि जितना क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन होता है पेरेंट सेल का, जैसे कि यहाँ पे 2n लिखा हुआ है, 2n का मतलब है डिप्लॉयड, मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। तो जितना भी पेरेंट सेल का क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन है डॉटर सेल्स में वो हाफ हो जाता है। अगर पेरेंट सेल यहाँ पे 2n है तो डॉटर सेल्स विल बी n, मतलब हैप्लॉइड। डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन हैप्लॉइड हो जाएगा। दे विल ओनली हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। हाँ जी बेटा, मियोसिस के अंदर पेरेंट सेल डिवाइड करेगा। इट विल फॉर्म 4 डॉटर सेल्स and the chromosome number will be reduced to half। ये 2 चीजें बिल्कुल नहीं भूलनी आपने। तीसरी चीज जो आपने याद रखनी है कि मियोसिस ऑलवेज अकर ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। गेमीट्स के अंदर हमेशा मियोसिस ही होती है, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन से वाले रिप्रोडक्शन में? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है, इसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जब भी गैमीट्स बनती हैं तो जो गैमीट्स के बनने का प्रोसेस है वो किस डिवीजन के थ्रू होगा? ये हमेशा मियोसिस के थ्रू होगा, ठीक है बेटा। जरूर याद रखना है क्योंकि आपके 12th में सेकेंड एंड जो थर्ड चैप्टर है उसमें इनडायरेक्टली यही डिवीजन काम करेगी। तो अगर आपका पहले से बेस बना हुआ होगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन at the process of gamete formation, in the process of gamete formation, the division that takes place is always meiosis. Meiosis division will lead to the formation of 4 daughter cells and their chromosome number is reduced to half as that of the parents। ठीक है बेटा, 3 चीजें आपने आज लर्न की मियोसिस के बारे में। मियोसिस हमेशा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। कब होता है? जब गैमीट बनने होते हैं। कितने डॉटर सेल्स बनते हैं एक डिवीजन के अंदर? जब एक मियोसिस की डिवीजन होती है तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। और दूसरी खासियत क्या है कि जितना क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन पेरेंट सेल का होता है डॉटर सेल्स में वो रिड्यूस होके हाफ हो जाता है, ठीक है। जो मियोसिस है बेटा ये माइटोसिस से काफी कॉम्प्लेक्स होती है। माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि 4 फेजेस होते थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन जो मियोसिस है ये 2 तरीके से होती है, 2 फेजेस में हो रही है। पहले होती है मियोसिस 1 और जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है उसके बाद प्रोसीड होती है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी माइटोसिस की तरह 4 फेजेस होते हैं। प्रोफेज 1 क्यों लिखा? बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन है इसलिए हमने इसके आगे 1 लिख दिया है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। इसी सीरीज में ही आपने बेटा लिखना है इसको, ठीक है। तो जिसने कल माइटोसिस पढ़ ली थी उसको आज मियोसिस काफी हद तक इजी लगने वाला है, और जिसने लर्न नहीं किया उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा, ठीक है। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है टीलोफेज 1 के बाद प्रोसीड होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में भी 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। जब टीलोफेज 2 कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और फिर 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है बेटा।
तो इन दोनों फेजेस में से मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में से भी जो प्रोफेज 1 है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आज जो हम करेंगे, आज सिर्फ हम प्रोफेज 1 को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके साथ। प्रोफेज 1 जो है बेटा, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज इसकी भी आगे फर्दर 5 सब स्टेजेस है, इट हैज 5 सब स्टेजेस। इनको भी बेटा सीरीज में ही लर्न करना है। कौन कौन सी सीरीज हैं, स्टेजेस हैं, सबसे पहले हम उसका नेमिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लैप्टोटीन स्टेज, लैप्टोटीन स्टेज। उसके बाद आती है जाइगोटीन स्टेज, देन पैक्टिन स्टेज, फोर्थ वन इज डिप्लोटीन स्टेज, एंड द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज डायकाइनेसिस, ठीक है। तो वन बाय वन बेटा हम इसको डिस्कस करते हैं। इजी है, आज ही लर्न कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं लैप्टोटीन स्टेज से। हमने शुरुआत में ही ये पढ़ा कि जो मियोसिस डिवीजन है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। इसका मतलब ये है कि बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन है, एक मदर है एक फादर है, दोनों आपस में रिप्रोड्यूस करें तभी नेक्स्ट प्रोजेनी आ रही है। तो लैप्टोटीन स्टेज के अंदर भी जो हमें विजिबल है एक सेल है, सेल के अंदर दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर दीज आर क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब मैंने दो कलर से क्यों बनाए हैं, एक को मैंने ब्लू कलर दिया है और एक को मैंने दिया है ग्रीन कलर। ऐसा क्यों किया? बिकॉज हम ये शो करना चाह रहे हैं कि वन क्रोमोसोम इज फ्रॉम फादर एंड द अदर वन इज फ्रॉम मदर, ठीक है। वन इज पैटर्नल, पैटर्नल मतलब फ्रॉम फादर, एंड द अदर वन इज मैटर्नल, मैटर्नल मीन्स इट इज फ्रॉम मदर। दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स का नंबर है, जीन्स का लोकेशन है, सब कुछ सेम है। जब किन्हीं दो क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स का लोकेशन, जीन्स का नंबर एज वेल एज उनका फंक्शन सिमिलर हो, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटा। इस तरह के क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम भी लिखा हुआ है तो इससे क्लियर कट हमें पता चलता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर वन इज मैटरनल फ्रॉम मदर साइड एंड द अदर वन इज पैटर्नल दैट इज फ्रॉम द फादर्स साइड। तो इसी ये मैंने इन दोनों को अलग अलग कलर से डेजिग्नेट किया है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर, कल हमने क्रोमोसोम देखे तो इसके अंदर हमने देखा था कि सेंटर में सेंट्रोमियर था और क्रोमेटिड आर्म्स थी, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट है। ऐसा क्यों? यहाँ पे आप देखेंगे कुछ स्वोलन एरियाज हैं इन क्रोमोसोम्स के अंदर, ऊपर कुछ स्वोलन एरियाज दिखाए गए हैं बेटा। इन स्वोलन एरियाज को साइंटिस्ट ने एक नेम दिया है, इनका नेमिंग किया गया है। क्या नाम बोला है इनको? दी स्वोलन एरियाज आर नोन एज क्रोमोमियर्स, ठीक है। स्वोलन एरियाज को क्या नेम दिया गया है? क्रोमोमियर्स। और ये जो क्रोमोमियर्स हैं दीज आर ओनली विजिबल इन द लैप्टोटीन स्टेज। तो लैप्टोटीन स्टेज का जो डायग्नोस्टिक फीचर है, खास फीचर है, वो यही रहेगा कि क्रोमोमियर्स आर विजिबल इन दिस स्टेज, ठीक है। बोथ chromosomes are homologous, one is from mother side paternal, one is maternal, other one is paternal, and both are showing some swollen areas. Those swollen areas are known as chromomeres. इतना ही, ये 3-4 पॉइंट ही आपने इसके अंदर लिखने हैं। पहला पॉइंट जो आपने इसके अंदर लिखना है वो ये बताना है कि दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, वन इज मैटरनल, अदर वन इज पैटर्नल। सेकेंड पॉइंट में आपने बताना है these chromosomes show some swollen areas and those swollen areas are known as chromomeres. थर्ड पॉइंट में आपने ये बताना है कि the function of chromomere is yet to be discovered. कुछ इसके अंदर भी साइंटिस्ट के बीच में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि क्रोमोमियर्स एग्जिस्ट करते हैं और कुछ कहते हैं नहीं करते, लेकिन आपने ये पॉइंट जरूर मेंशन करना कि क्रोमोमियर्स होते हैं, बिकॉज ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि क्रोमोमियर्स होते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट के बीच में मतभेद है और अभी इनका फंक्शंस भी क्लियर कट नहीं पता है। तो इतना ही, ये 2 पॉइंट करके आपने छोड़ देना। नेक्स्ट स्टेज है बेटा जाइगोटीन स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज।
जाइगोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इस स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स है ये अपना एक्चुअल जो इनका स्ट्रक्चर है उसको अटेन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर में सेंट्रोमियर और क्रोमेटिड्स आर्म्स जो हैं जाइगोटीन स्टेज के अंदर विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगेन वन इज फ्रॉम फादर साइड सो नोन एज पैटर्नल क्रोमोसोम, दिस वन इज मैटरनल क्रोमोसोम्स। दोनों के स्ट्रक्चर क्लियर कट विजिबल होते हैं जाइगोटीन स्टेज में। लेकिन इस स्टेज का जो डायग्नोस्टिक फीचर है, डायग्नोस्टिक फीचर बेटा क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, मतलब मैटरनल और जो पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं, ये लेटरली एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं। दे ज्वाइन टुगेदर विथ ईच अदर ऑन देयर लेटरल साइड। यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं। तो जब ये इस तरह से इनका ज्वाइनिंग होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं, इस तरह के ज्वाइनिंग के प्रोसेस को बेटा कहते हैं साइनेप्सिस। तो यही इस स्टेज का डायग्नोस्टिक फीचर है। The process of joining together of the homologous chromosomes on the lateral side is known as synapses। ठीक है, ज्वाइन कहां पे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लेटरल साइड पे, ये जरूर मेंशन करना है आपने। दूसरा डायग्नोस्टिक फीचर बेटा आपने क्या बताना है कि जब ये ज्वाइन हो जाते हैं, जैसे पूरा स्ट्रक्चर अब ज्वाइन हो चुका तो हम इसको एक ही स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग they will form a structure which is known as synaptonemal complex। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डायग्नोस्टिक फीचर कि ज्वाइन होने के बाद, साइनेप्सिस होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप देखेंगे बेटा, काउंट करेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को, अभी जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर मानेंगे, काउंट करेंगे इसकी आर्म्स को तो कितनी है, 1 2 3 4, 4 आर्म्स हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है टेट्राड। 4 आर्म्स होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या, सिनोनियम्स ही है ये, इसका दूसरा नाम है टेट्राड। 1 2 3 4, because of the presence of 4 arms in one structure, that structure is known as tetrad। अब क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स ज्वाइंट हैं, 1 क्रोमोसोम सेकेंड क्रोमोसोम, इसलिए इसको बाइवेलेंट भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट सिनोनियम इसी स्ट्रक्चर के लिए क्या है, बाइवेलेंट। तो किसी भी नाम से आए आपको, क्योंकि 12th में भी आना ही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेम ही चीज है और इसको डिस्क्राइब करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, इतना ही हमने पढ़ना है इस स्टेज के अंदर। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, हमने इस स्टेज के अंदर पढ़ा कि जब जाइगोटीन स्टेज होती है तो जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपना एक्चुअल स्ट्रक्चर अटेन कर लेते हैं। दे विल हैव अ सेंट्रोमियर इन द सेंटर एंड क्रोमेटिड्स आर्म्स आर विजिबल इन दिस स्टेज ऑफ बोथ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन दिस स्टेज जो डायग्नोस्टिक फीचर है, इट इज दैट दे अंडरगो साइनेप्सिस। So what is synapses? Synapses is basically a process in which both maternal and paternal chromosomes they join together on their lateral sides। ठीक है, the process of joining is known as synapses, and the product formed after the process of joining is known as synaptonemal complex, as this product contains 4 arms, 1 2 3 4, so it is also known as tetrad because 2 chromosomes are joined together, so it is also known as a bivalent। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर के 3 नाम हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, टेट्राड एंड बाइवेलेंट। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि बाइवेलेंट क्या है या टेट्राड क्या है, एक ही चीज है क्या ये, जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ लेटरल साइड पे ज्वाइन कर देते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं टेट्रा, बाइवेलेंट या फिर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। हाँ जी बेटा, तो ये था जाइगोटिक स्टेज। नेक्स्ट स्टेज विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इट इज पैक्टिन स्टेज। जरूर याद रखना, ये तो 12th में भी 1 मार्क में आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है
कि किस स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। मैं भी अब बताऊंगी क्रॉसिंग ओवर क्या चीज है। हाँ जी, हमने जाइगोटिंग स्टेज के अंदर पढ़ा कि लिटरल साइड पे ज्वाइन हो गई है, लेकिन पैकेटिंग स्टेज में आते आते जो इनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस है ये फिर से खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, ये अपनी क्रोमेटिड आर्म्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। इसका आर्म इस तरफ जा रहा है और इस क्रोमोसोम का आर्म इस तरफ जा रहा है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ chromated arms between the homologous chromosomes is known as crossing over। जो प्रोसेस है एक्सचेंज का, क्रोमेटेड आर्म्स के एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स को एक्स, किस तरह का अल्फाबेट है इंग्लिश के एक्स जैसा है ना, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज नोन एज क्याजमेटा। उस लोकेशन को जहां पे एक्सचेंज हो रहा है, उस लोकेशन पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें इंग्लिश के एक्स अल्फाबेट जैसी शेप नजर आती है। और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा गया बेटा? दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्याजमेटा। तो क्याजमेटा जो टर्म है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो आप लर्न ही कर लीजिए जितना आज हम, मैं थोड़ा थोड़ा ही करा रही हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाए, और थोड़ा रहेगा तो आप इजीली लर्न भी करेंगे इसको। ठीक है, क्याज मेटा क्या है? पॉइंट्स, दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जिस पॉइंट पे एक्सचेंज हो रहा है क्रोमेटेड आर्म्स का, किसके बीच में? बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो उस पॉइंट को हमने कह देना है क्याज्म। बिकॉज इसका जो शेप है कैसा होता है? इंग्लिश के अल्फाबेट एक्स जैसा होता है। तो यही इसके डायग्नोस्टिक फीचर है। एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है, दो अलग तरह के क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जब मियोसिस होती है तो वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसीलिए वो वेरिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपके मदर एंड फादर हैं और जो आप हैं। आप एकदम क्लोन नहीं है अपने पेरेंट्स की, आपके कुछ फीचर्स अपनी मदर पे हैं, कुछ फीचर्स अपने फादर पे हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर विच हैड अकर्ड ड्यूरिंग पैक्टिन स्टेज। ठीक है, जब गेमीट फॉर्मेशन हुआ था तो उसके जो पैक्टिन स्टेज में जब क्रॉसिंग ओवर हुई, उस वजह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। ठीक है, और जो नेक्स्ट लास्ट में हम जब कल करेंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे वेरिएंट्स बनते हैं। तो इस क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस की वजह से ही वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और क्वेश्चन भी पेपर में बेटा 12th में यही पूछा जाता है कि जो क्रॉसिंग ओवर है ये वेरिएशंस क्यों प्रोड्यूस करती? पहला तो क्वेश्चन यही रहेगा कि क्यों प्रोड्यूस करती है। दूसरा, किस स्टेज के अंदर? ज्यादातर तो इम्पोर्टेंट यही है कि किस स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। तो इस स्टेज को जरूर अपने माइंड में रखना है कि हमेशा क्रॉसिंग ओवर पैक्टिन स्टेज में ऑपरेट आउट होती है। ठीक है बेटा, क्लियर है? पैक्टिन स्टेज के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे इनकी क्रोमेटेड आर्म्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुई और इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर दिया। इस तरह से होने के बाद बेटा क्या होता है? कट लग जाता है, यहाँ से टूट जाएगा क्रोमोसोम और यहाँ से भी टूट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इन पैक्टिन स्टेज क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर होती क्या है? एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटेड आर्म्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। जिस लोकेशन पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है वहां पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं क्याज्मेटा। तो ये दो ही इसके डायग्नोस्टिक फीचर है, पहला है क्रॉसिंग ओवर और दूसरा है क्याज्मेटा। तो इस चीज को आपने बेटा याद रखना। नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉसिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहले हमने देखा था स्टार्टिंग में ये
पैटर्नल क्रोमोसोम था, ये मैटरनल, ब्लू पूरा पैटर्नल था और ग्रीन पूरा मैटरनल था। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम क्रॉसिंग ओवर हो गया है। क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज हुआ था क्रोमेटिड आर्म्स का, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक आर्म तो पूरा इंटैक्ट है और इस आर्म में कुछ हिस्सा दूसरे क्रोमोसोम का है। इधर भी देखेंगे इसमें भी कुछ हिस्सा इस क्रोमोसोम, इसी तरह से इस क्रोमोसोम के अंदर भी कुछ हिस्सा फादर के क्रोमोसोम का है, इधर भी कुछ हिस्सा फादर के क्रोमोसोम का। तो अब ये वेरिएंट बन गया है पेरेंट सेल से, दिस इज डिफरेंट। ठीक है, वेरिएंट है, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है ये क्या करता है, ये वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल अब एक्सचेंज हो चुका है, तो जो अब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें वेरिएशंस बनी हुई होंगी बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग। तो बेटा आपने डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्या बताना है कि जो एक्स शेप्ड क्याजमेटास थे, इस स्टेज के अंदर क्या होता है, दे मूव टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड्स। ठीक है, टर्मिनल एंड्स पे आ जाते हैं और जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स का जितना भी हिस्सा एक्सचेंज हुआ है वो कट होके दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर इंटैक्ट हो जाता है। इतना आपने इस स्टेज के अंदर बताना है। लास्ट स्टेज है बेटा आपकी डायकाइनेसिस, इसी में दिखा देती हूँ मैं आपको। वेरी इजी स्टेज। अगर आपने कल बेटा माइटोसिस पढ़ा था और उसको लर्न भी किया था तो डायकाइनेसिस तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। डायकाइनेसिस में कुछ नहीं होता, जैसा हमने पढ़ा था माइटोसिस के प्रोफेज के अंदर, वो सब कुछ इस स्टेज में होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं वो तो एज इट इज ही रहेंगी। ठीक है, पहली चीज जो होना स्टार्ट होगी वो क्या होगा, ये तो मैंने अनसर्कल किया है, इस तरह का सर्कल नहीं होता। हाँ जी, पहली चीज जो होगी वो ये होगी कि न्यूक्लियोलस जो है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, एक क्रोमोसोम के एंड पे न्यूक्लियोलस इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो जब डायकाइनेसिस स्टेज आती है तो न्यूक्लियोलस विल बी कंप्लीटली डिसअपियर्ड। दूसरी चीज क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू डिसअपियर, इस तरह से टूटना स्टार्ट हो जाती है। जो दो चीजें हमने प्रोफेज इन माइटोसिस में पढ़ा था वो सब कुछ डायकाइनेसिस के अंदर ऑपरेट आउट होता है। पहला, न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर्स। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर। ठीक है, तो ये था बेटा आपका प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं आपको, हमने आज क्या पढ़ा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने क्या रिवाइज किया एक बार फिर से आप सुन लीजिए, ताकि अगर कोई आपका डाउट होगा तो इन द प्रोसेस ऑफ रिवीजन वो भी क्लियर आउट हो जाए। आज हमने बेटा टॉपिक स्टार्ट किया था मियोसिस का। मियोसिस में सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि पेरेंट सेल डिवाइड होकर चार डॉटर सेल्स बनाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये हमेशा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ये डिवीजन होती है, और कब होती है, सिर्फ और सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ही ये डिवीजन होगी। ये नहीं कि हर हर टाइम होती रहती है, जब गैमीट बनने होते हैं तभी मियोसिस होती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पेरेंट सेल का होता है, डॉटर सेल्स के अंदर वो रिड्यूस होके हाफ रह जाता है। अगर पेरेंट सेल 2n है तो जो डॉटर सेल्स हैं दे विल बी n। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने ये पढ़ा कि जो मियोसिस इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिवीजन, ये दो फेजेस के अंदर होती है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन के भी चार फेजेस होते हैं और मियोसिस टू के भी चार फेजेस होते हैं। तो हम इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, आगे हम न्यूमरल्स लिख देते हैं। जैसे कि मियोसिस वन के जो चार फेजेस हैं दे विल बी नोन एज प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टीलोफेज वन। इसी तरह से मियोसिस टू के भी जो चार फेजेस हैं दे विल बी नोन एज प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू। तो आज इनमें से जो मियोसिस वन है उसको हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, उसके भी हमने सिर्फ फर्स्ट फेज को ही आज डिस्कस किया है, विच इज प्रोफेज वन। प्रोफेज वन सबसे कॉम्प्लेक्स होता है और ये भी 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड होता है। इसको अगर हम कोड वर्ड में लिखें तो कोड वर्ड हम इसका ये बना सकते हैं LJP।
डी स्क्वायर। ठीक है, इसी सीरीज में याद करना है तो इसलिए आप ये बना लीजिए। एल इज फॉर लैप्टोटीन, जेड इज फॉर जाइगोटीन, पी इज फॉर पैक्टिन, और डी इज फॉर डिप्लोटीन, एंड लास्ट डी इज डायकाइनेसिस। तो इन इन सबके एंड में देखेंगे टीन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन। इसीलिए जो हमने डी स्क्वायर लिखा है तो पहले हमने टीन वाला डी लिखना है, डिप्लोटीन को पहले लिखना है और डायकाइनेसिस को बाद में लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। हाँ जी बेटा, लेप्टोटीन के अंदर जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो ये है कि पहली बात, होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये बेसिकली मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स होते हैं। वन क्रोमोसोम इज फ्रॉम फादर एंड द अदर वन इज फ्रॉम द मदर्स साइड। दोनों के नंबर ऑफ जीन्स, लोकेशन ऑफ जीन्स एंड फंक्शन ऑफ जीन्स इज सिमिलर, इसीलिए इनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। खास फीचर क्या है लेप्टोटीन के अंदर कि हमें कुछ स्वोलन एरियाज नजर आते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, और इन स्वोलन एरियाज को क्रोमोमियर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है बेटा जाइगोटीन। जाइगोटीन भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये अपना एक्चुअल शेप अटेन कर लेते हैं, और सबसे खास फीचर जो डायग्नोस्टिक फीचर है कि साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस क्या है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स लेटरल साइड पे ज्वाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इस ज्वाइनिंग के प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस, और ज्वाइनिंग होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, या फिर टेट्राड, या फिर बाइवेलेंट। इसको बाइवेलेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज दो क्रोमोसोम्स आपस में ज्वाइन है। इसको टेट्राड क्यों कहते हैं? बिकॉज हर क्रोमोसोम के अंदर दो आर्म्स होती है, हमें पता है। और अगर हम एक साइड को देखें तो हमें फोर आर्म्स नजर आती हैं, 1 2 3 4, इसीलिए इसको टेट्राड। ठीक है, तो जाइगोटीन के अंदर आपने बताना है, एक तो साइनेप्सिस हो रही है, दूसरी चीज साइनेप्सिस होने के बाद बन क्या रहा है, वो तीनों नेम्स आपने बताने हैं। नेक्स्ट स्टेज है बेटा पैकेटीन, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज। पैकेटीन स्टेज के अंदर होता है एक खास प्रोसेस जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटेड आर्म्स बिटवीन, हाँ, क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटेड आर्म्स, ठीक है, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनकी जो क्रोमेटेड आर्म्स हैं ये एक्सचेंज हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, और जब ये एक्सचेंज होती हैं तो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं, और जिस लोकेशन पे ये एक्सचेंज हो रही है, ज्वाइन हो रही है, उस स्ट्रक्चर को, उस लोकेशन को हम कह देते हैं क्याज्मेटा। ठीक है, exchange of chromatid arm is known as crossing over, and the point of exchange is known as chiasm. इतना ही आपने इसमें दो मेन पॉइंट जरूर मेंशन करने हैं, एक तो क्रॉसिंग ओवर, दूसरा chiasm. नेक्स्ट स्टेज है बेटा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होने के बाद किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है वो हमें विजिबल हो जाता है। जो क्याजमेटास होते हैं टर्मिनल एंड्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और जो लास्ट स्टेज है इट इज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में वो सारी चीजें होंगी जो कि मेटाफेज, जो कि माइटोसिस के प्रोफेज में होती है। मतलब न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट विल स्टार्ट टू डिसअपियर, टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थी 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज वन: लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने जितना भी पढ़ा बेटा उसके अंदर कोई आपको डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। कोई ऐसी चीज, हाँ बोलो। हाँ, इसमें यही है, बस उसका मूवमेंट ही होता है। जैसे अगर सेंटर में है ना क्याज्मेटा, अगर ये सेंटर में ज्वाइनिंग हुई तो ये मूव करके एंड्स की तरफ आ जाएगा, बस
इस हल्के से चेंज की वजह से एक स्टेज बन गई है, अगर ये चेंज ना होता तो शायद ये स्टेज भी नहीं होती। हाँ जी बेटा, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो? यस। तो बेटा आज आप सबने इन 5 स्टेजेस को, प्रोफेज 1 की पांचों स्टेजेस को लर्न कर लेना है विथ डायग्राम्स। ठीक है, और लर्न कर लो बेटा, तभी कल जब कल की क्लास चलेगी तभी आगे का समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और माइटोसिस को भी लर्न कर लीजिए और ये प्रोफेज 1 को भी लर्न कर लीजिए आज, बिकॉज ये 12th में भी आना है। ठीक है, और मैं सोच रही हूँ ये करके जितना भी आपको 12th से रिलेटेड है वो करके, अभी तक सर्कुलर तो नहीं आया आपकी 12th की क्लासेस को ऑपरेट आउट होने का, तो हम थोड़ा थोड़ा फिर 12th का भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो थोड़ा हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं अपनी तरफ से, ताकि आपका भी नुकसान ना हो, बिकॉज अप्रैल का मंथ भी जाने वाला है, और आपका नुकसान ना हो, बाद में एकदम से प्रेशर पड़ेगा। और ना ही पिछली जो 12th है उनका तो चलो सिलेबस डिलीट हो गया था, लेकिन आपका तो सिलेबस भी डिलीटेड नहीं है, आपको फुल सिलेबस ही आना है। तो अगर हम साइड बाय साइड 12th भी कर लेंगे, लेट्स सी, आई एम वेटिंग फॉर द सर्कुलर फॉर योर क्लास, कि अब 12th क्लास स्टार्ट हो जाए उसके लिए वेट कर रहे हैं। फटाफट से वो सर्कुलर आए तो हम 12th का भी आपका पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, और तब तक के लिए मैं वही चीजें करा रही हूँ जो आपको 12th में आनी है, ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्टेज ना हो पाए। ठीक है, तो आप बेटा इस चीज को लर्न करिए, मत समझिए कि 11th का है, ये 12th का ही है। तो आप समझिए कि आपका 12th स्टार्ट हो चुका है और लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए हम आज इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, और आप अपना जो अटेंडेंस है वो स्क्रीनशॉट्स की फॉर्म में सेंड कर दीजिए ग्रुप के अंदर। ओके गर्ल्स।